वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। जब लियाम ने सफलता हासिल की तो ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा फैल गई हो। बहुत बढ़िया। एलोइस ने अपने शिष्य की सफलता को देखकर प्रशंसापूर्वक कहा। टीम के बाकी सदस्य भी उसके लिए खुश थे। लियाम की सफलता की बदौलत अब उनके पास दूसरा प्लैटिनम रैंक वाला फाइटर भी है। लियाम भी अपनी सफलता से रोमांचित थे। वो अपनी ताकत से पूरी तरह परिचित था और उसे एहसास था कि सफलता से पहले की तुलना में वो कितना अधिक मजबूत हो गया था। मुझे सफलता मिल गई, ये शब्द कहकर वो अपने मालिक एलोइस की ओर मुड़ा। उसकी खुशी सुनकर और देखकर एलोइस ने भी अपनी ये भावना उसके साथ साझा की। लाशों से ट्रॉफियां एकत्र करने के बाद समूह ने थोड़ी देर आराम किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। स्थानीय सूर्य क्षितिज की ओर डूबने लगा था, जो रात के आगमन का संकेत था। एलोइस को छोड़कर बाकी सभी पहले ही कई लड़ाइयों का अनुभव कर चुके थे और थके हुए थे। इज़ी पूरे समय सतर्क रही और आसपास के वातावरण को ध्यान से देखती रही। सामान्य समय अंतराल के बाद बिना किसी और लहर का सामना किए समूह ने राहत की सांस ली। शिविर लगाने के लिए उपयुक्त जगह पाकर वे रात बिताने के लिए बसने लगे। फिर भी उन्होंने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि लिम्बो उनकी लापरवाही का फायदा उठाकर उन्हें धोखा दे सकता है। हालांकि और कोई लहर नहीं आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे फिर कभी नहीं आएंगे। शिविर स्थापित करने तथा जानवरों और उनके जैसे अन्य लोगों के हमले की स्थिति में कई जाल बिछाने के बाद समूह कैंप फायर के चारों ओर इकट्ठा हुआ। अपने शिष्य की सफलता के सम्मान में एलोइस ने कई व्यंजन बनाए, जिन्हें वो खुशी खुशी सबके साथ बांटने को तैयार था। किसी ने मना नहीं किया और सबने खुशी खुशी खाना शुरू कर दिया। एलोइस के खाना पकाने के हुनर से उनके शिष्य लियाम को छोड़कर बाकी सभी लोग हैरान थे। पकवान इतना स्वादिष्ट था कि उन्होंने लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा। ये एक कठिन दिन था और अगला दिन और भी कठिन चुनौतियों का वादा करता था। रात के खाने के बाद वे फिर से जोड़ियों में बंट गए ताकि शांति और आराम के पलों का आनंद ले सकें। इस बार वो इस प्रकार बांटे गए। पहले थे यूलालिया और एराबेल, फिर एलोइस और इदान, और आखिरी थे लियाम और नीमो। उन्होंने प्रत्येक जोड़ी में कम से कम एक प्लैटिनम रैंक वाला लड़ाकू शामिल करने का प्रयास किया। इस तरह के वितरण के खिलाफ कोई नहीं था। लियाम को आखिरी जोड़ी में रखा गया था क्योंकि ब्रेक थ्रू के बाद उसे अच्छे आराम की ज़रूरत थी। यूलालिया और एराबेल को छोड़कर बाकी समूह के लोग तंबुओं में आराम करने चले गए। अब उनकी ड्यूटी पर लौटने की बारी थी। उनके अलावा गश्त पर एक और गार्ड था जो पूरे दिन आसपास के वातावरण पर नजर रखता था। उनके उलट इज़ी को आराम की जरूरत नहीं थी। वो नीमो से ऊर्जा पाती थी और कभी थकती नहीं थी। समूह ने अपनी यात्रा में इस लाभ का पूरा लाभ उठाने का फैसला किया। जबकि यूलालिया और एराबेल चुपचाप आग पर शाखाएं फेंक रहे थे, वे मानसिक संपर्क के माध्यम से एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस बार यूलालिया ने एराबेल और इदान के रिश्ते में दखल नहीं दिया। वो ज्यादातर उनकी दुनिया के बारे में सवाल पूछती रही और इस बात पर हैरान होती रही कि वो उसकी दुनिया से कितनी अलग है। एराबेल के उत्तरों के बीच में यूलालिया ने अपने अतीत और जुनूनिया की दुनिया के बारे में बात की, जिसे वो जानती थी, और उसकी तुलना एराबेल की दुनिया से की। यूलालिया के मन में एक दिन जोड़े की दुनिया में जाने की और उसे अपनी आंखों से देखने की इच्छा जाग उठी। वो समझ गई कि सिर्फ अफवाहों पर आधारित किसी चीज का विचार हकीकत से बहुत अलग हो सकता है, जिसे सिर्फ अपनी आंखों से देखकर ही महसूस किया जा सकता है। छोटी बहन, आप जानवरों पर ध्यान दिए बिना शांति से आराम कर सकती हैं। एराबेल को अचानक सियरा से आत्मा बल के माध्यम से प्रेषित एक संदेश सुनाई दिया। एराबेल को ये खबर सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ। हालांकि उसे लगा था कि सियरा उन पर नजर रखेगी, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं था। समझौते की शर्तों के तहत उसे सिर्फ शहर लौटते समय उनका साथ देना था। मेरी चिंता मत करो, इस दुनिया और निषिद्ध क्षेत्र की चेतना मेरी उपस्थिति से अनभिज्ञ है। मैं सिर्फ मध्य परत में ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ,
मैं तुम्हारे साथ केंद्रीय परत तक नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां मैं अपने अस्तित्व को नहीं छिपा सकती। सियरा ने एक आत्मा शक्ति के माध्यम से कहा, फिर वो चुप हो गई और बात वहीं समाप्त हो गई। कल जब उसने अपना रक्तसार उन्हें सौंपा तो वो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि वे उसका क्या करेंगे। इसलिए प्रसारण के बाद उसने अपनी आत्मा शक्ति को अराबेल से दूर नहीं रखा ताकि वो उस पर नजर रख सके। लेकिन जैसे ही अराबेल को सार मिला और वो तंबू में लौटी, सियरा उसे नजरों से ओझल हो गई। ये उसके लिए एक आश्चर्य की बात थी। उसने कितनी भी कोशिश की, वो तंबू के अंदर नहीं देख पा रही थी। मानो किसी अजीब शक्ति ने उसे अराबेल का पीछा करने से रोक रखा हो। थोड़ी देर बाद अराबेल तंबू से बाहर आई और सियरा ने देखा कि वो फिर से अंदर क्या हो रहा है उसे देख पा रही है। ये देखकर उसे आश्चर्य और थोड़ा डर भी लगा। उसे शक था कि जोड़े के पीछे कोई और प्रमुख शक्तिशाली प्राणी है जिसने अराबेल को उसकी नजरों से बचा रखा है। उसे नहीं पता था कि वो किस तरह का प्राणी है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि अगर उनके पीछे इतना शक्तिशाली प्राणी था तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए उससे समझौता क्यों किया। शायद ये प्राणी इस दुनिया की चेतना की तरह सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सियरा ने सोचा। इसके तुरंत बाद वो अराबेल के सामने प्रकट हुई और वादा किया गया पोषण ले लिया। सियरा अभी भी ये नहीं समझ सकी कि उसके रक्तसार का क्या हुआ। ये बहुत अजीब था कि वो अराबेल पर नजर नहीं रख सकी और ये नहीं पता लगा सकी कि उसे पोषण कैसे मिला। इसके अलावा अराबेल बहुत जल्दी तंबू से बाहर आई और उसके लिए पोषण ले आई। शायद उन्होंने उस जीव के कहने पर उसका रक्तसार मांगा होगा, सियरा ने सोचा। या फिर ये कोई निजी मामला था। वो केवल अनुमान ही लगा सकती थी। अराबेल से पोषण लेने के बाद सियरा थोड़ा हिचकिचाई और अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने एकांत जगह ढूंढी, पोषण लिया और इंतजार करने लगी। पहले तो उसे कोई असर महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो इंतजार करती गई, उसे और भी स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि कैसे वो शक्ति जो निरंतर उसकी जीवन ऊर्जा को सोख रही थी, कमजोर पड़ने लगी थी। सुबह तक उसे एहसास हो गया कि जो शक्ति उसकी जान ले रही थी, वो लगभग मायावी हो गई थी। वो पूरी तरह गायब नहीं हुई थी, लेकिन पोषण की बदौलत उसकी बची हुई आयु कई गुना बढ़ गई। सियरा को लगा कि उसकी शक्तियां वापस आ गई हैं और वो कुछ समय तक उन्हें सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकती है। इससे पहले अपनी शक्ति के प्रत्येक प्रयोग के बाद वो महसूस करती थी कि अवशोषण बल और भी मजबूत होता जा रहा है, जिससे उसकी जीवन शक्ति तेजी से कम हो रही है। अब जबकि उसके पास ज्यादा समय था तो उसे आशा की किरण दिखाई दी। हालांकि उसे अभी तक पूरी तरह ठीक होने का कोई रास्ता नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उसने अपना विश्वास नहीं खोया कि वो ऐसा कर सकती है। और बढ़ी हुई आयु ने उसे समाधान ढूंढने के लिए और समय दिया। पूरे दिन वो कुछ दूरी पर समूह का पीछा करती रही और जोड़े को देखती रही। उन्होंने उसकी रुचि को और अधिक जागृत किया। पूरे दिन सियरा कुछ दूरी पर समूह का पीछा करती रही और जोड़े पर नजर रखती रही। उन्होंने उसकी रुचि को और अधिक जागृत कर दिया। अवलोकन के दौरान सियरा को कई बार आश्चर्य हुआ कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। अलोइस की तरह वो भी केवल सिल्वर रैंक वाले एक जोड़े को आभा और मन के संयोजन का उपयोग करते हुए देखकर आश्चर्यचकित थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उच्चतर लोक के प्राणियों में भी ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने इन दो प्रकार की ऊर्जाओं को संयोजित करने की कला में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। यद्यपि वो पहले ही पौराणिक रैंक तक पहुंच चुकी थी, सियरा उन लोगों में से नहीं थी जिन्हें चुना गया था। उसने एक बार आभा पर अधिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता पाने में असफल होने के बाद उसने इस विचार को पूरी तरह त्याग दिया और पूरी तरह से जादू के मार्ग पर ध्यान केंद्रित किया। अब उसे पछतावा होने लगा कि उसने आभा मंडल पर काबू पाने की कोशिश छोड़ दी थी। शायद अगर उसने कोशिश न छोड़ी होती तो आज वो इस स्थिति में न होती। हालांकि पछतावे का कोई इलाज नहीं था। जो कुछ हो रहा था उसे देखते हुए उसने बस हल्की सी आह भरी। सियरा को तुरंत एहसास हुआ कि इस जोड़े को लड़ाई का जरा भी अनुभव नहीं है। उसे इसका एहसास तब हुआ जब उसने कांस्य श्रेणी के जानवरों से लड़ने की उनकी पहली अजीब कोशिश देखी। लेकिन उसने ये भी देखा कि वो कितनी तेजी से सीख रहे थे। हर लड़ाई के साथ उनकी चालें और भी आत्मविश्वासी और परिष्कृत होती गईं। सियरा को यकीन था कि अलोइस नामक एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जिसने दंपत्ति को बहुमूल्य सलाह दी थी, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक समय तो उसकी प्रतिभा देखकर वो पहल करके उन्हें सलाह देना चाहती थी, लेकिन जब उसे याद आया कि वो पहले ही उस एल्फ के शिष्य थी जिससे वो एडवेंचरस गिल्ड बिल्डिंग में मिली थी, तो उसकी ये इच्छा खत्म हो गई।
जल्द ही समूह की तरह सियरा को भी निषिद्ध क्षेत्र में विचित्रताएं नजर आने लगी। अपने सारे ज्ञान को एकत्रित करके और समूह की बातचीत पर कान लगाकर वो भी उन्हीं के समान निष्कर्ष पर पहुंची। सियरा के लिए ये सब और भी आकर्षक होता गया। मध्य परत में प्रवेश करने से पहले सियरा को चिंता थी कि लिम्बो की चेतना और निषिद्ध क्षेत्र उसे देख लेंगे। हालांकि वो आश्चर्य और अपार खुशी के साथ देख पाई कि उन्होंने उसे नहीं ढूंढ पाया। उसे तुरंत ये विचार आया कि यदि उसने वो औषधि नहीं ली होती जो उसके नुकसान को कम करती है, तो निषिद्ध क्षेत्र और शायद लिम्बो की चेतना ने उसे देख लिया होता। उस दिन की सबसे बड़ी खोज निःसंदेह नीमो थी। उसे किसी और चीज़ ने इतना प्रभावित नहीं किया जितना कि उसकी एक साथ कई तत्वों का उपयोग करने की क्षमता ने, जो पूरी तरह से समझ से परे थी। उसने अपने आत्मिक शक्ति से उसका परीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि ये लड़का नीमो केवल गोल्ड रैंक का ही था। हालांकि उसके पास अपनी रैंक के हिसाब से बहुत ज़्यादा मन था। इज़ी ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, सियरा को नहीं ढूंढ सकी, और सियरा ने भी उस आत्मा पर ध्यान नहीं दिया जिसके साथ नीमो का संबंध था। यदि उसने इज़ी को ढूंढ लिया होता तो वो सब कुछ एक साथ रख पाती और समझ पाती कि वो एक ही समय में कई तत्वों का उपयोग कैसे कर सकता है। वो किस नस्ल का है, सियरा सोच रही थी, उसकी उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसने बहुत सोचा, लेकिन उसे अपनी जानी मानी नस्लों से कोई समानता नहीं मिली। अल्फाज की तरह उसमें कुछ समानताएं थीं, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। आखिरकार कई सदियों से किसी ने अल्फाज नहीं देखे थे, और यहाँ इस जगह पर इन वंशों वाले दो प्राणी एक साथ कैसे प्रकट हो सकते हैं? अधिकांश ईदान स्थानीय नहीं है और उसका वंश प्राप्त किया गया है। वो अल्फा के रूप में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वो अल्फा बन गया। मुझे आश्चर्य है कि वो छोटी बहन कैसी दिखती होगी जिसने नीमो को अपना साथी चुना, सियरा ने नीमो से अपनी नज़रें हटाए बिना कहा। वो अचानक वैल्करी को देखना चाहती थी जो नीमो की साथी बन गई थी। उस जोड़े को देखते हुए उसने देखा कि ईदान एरेबेल को घूर रहा है। अपने कई सालों के अनुभव की बदौलत वो उसके व्यवहार और चेहरे के भावों से समझ सकती थी कि उसे इस समय कैसा लग रहा होगा। और फिर उसने देखा कि जब वो आदमी ध्यान भटका तो एरेबेल उसे कैसे देख रही थी। सियरा के होंठ धीरे धीरे कोनों से ऊपर की ओर मुड़ गए जब उसने देखा कि एरेबेल शर्मा गई और अपने गालों पर थपथपाने लगी, मानो किसी शर्मनाक ख्याल से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। उसे कुछ रोचक बात मिली। शाम के समय जब उन्हें जानवरों की कोई और लहर का सामना नहीं करना पड़ा, तो समूह ने एक उपयुक्त स्थान चुनकर शिविर स्थापित करना शुरू कर दिया। ये देखकर सियरा ने उनकी थोड़ी मदद करने का निर्णय लिया और शिविर के चारों ओर एक ऐसा ध्यान भटकाने वाला मंत्र चलाया जो बड़ी मुश्किल से ध्यान भटका सकता था। अगर जानवर पास आए तो उसका मंत्र उनके विचारों को भ्रमित करके उन्हें शिविर से दूर ले जाएगा। लिम्बोर निषिद्ध क्षेत्र की चेतना तुरंत नहीं समझ पाएंगी कि क्या हो रहा है, लेकिन वो ये भी नहीं समझ पाएंगी कि इसका उससे कोई संबंध है। सियरा का संदेश पाकर एरेबेल को राहत मिली। उसने सियरा की बातों पर विश्वास किया, जानते हुए कि वो ये कर सकती है। कैंप फायर की लपटों को देखते हुए एरेबेल ने सोचा कि पिछले 2 महीनों में उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। अगर उसे और ईदान को 1 महीने के अंदर कोई रास्ता मिल जाए तो वो अपनी दुनिया में लौट सकते हैं, है ना? अगर ऐसा है तो उनके वापस आने पर उसे क्या करना चाहिए? वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी 1 साल से ज़्यादा की अनुपस्थिति में कितना कुछ बदल गया होगा। बहुत कुछ हो सकता था, खासकर तब जब उन्हें ये पता ही नहीं था कि दूसरी आपदा कैसी होगी। एरेबेल को ये भी आश्चर्य हुआ कि उसका छोटा भाई अरसलान कैसा है। तभी उसे याद आया कि वो कैसे चले गए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे उसके कार्यों के परिणामों से निपटने के लिए उसे छोड़ देने के लिए डांट रहा है। उसे ईदान की बड़ी बहन याद आई जो उसे कट्टर शत्रु समझती थी, जबकि अपने छोटे भाई के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। एरेबेल को यकीन था कि ये लड़की अपने भाई की उतनी ही कद्र करती है जितनी वह अपने छोटे भाई की करती है। उसने सिस्टम के बारे में सोचा। एरेबेल बेवकूफ़ नहीं थी और समझती थी कि उनका सिस्टम अभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। 2 महीने पहले जो काम उन्होंने शुरू किया था उसे एक छोटी सी भीड़ के सामने पूरा करना आवश्यक था, जिसमें उसका छोटा भाई और बड़ी बहन ईदाना भी शामिल थीं। हालांकि इस बात का एहसास होने के बावजूद वो अब भी आश्वस्त थी। उसे विश्वास था कि इस दुनिया में रहते हुए वो सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वे सफल नहीं हुए। वे प्रशिक्षण और सीखने में व्यस्त थे, बस कभी कभार कुछ देर टहलने के लिए समय निकाल पाते थे। वो इस मुद्दे पर सलाह लेना चाहती थी, लेकिन वो किससे पूछे? उसने यूलालिया की तरफ देखा और सिर हिलाया। ये एल्फ भी उसकी तरह इस काम में नहीं थी। लड़कों को इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए था। वो आग की रोशनी को देखते हुए बस धीरे से आह भरी और इस मामले को भाग्य पर छोड़ देने का निर्णय लिया।
कम से कम तब तक के लिए जब तक वो अपनी दुनिया में वापस न लौट जाए। आराम करने के लिए तंबू में वापस आकर ईडान लेट गया, लेकिन उसे तुरंत नींद नहीं आई। उसका दिमाग इस समस्या का समाधान ढूंढने में व्यस्त था। कैसे अपने वंश को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाए ताकि ये उसकी भावनाओं को प्रभावित न करे और एक छिपे हुए खतरे को उत्पन्न न करे जो किसी भी समय विस्फोट कर सकता है। उसे एहसास हुआ कि समस्या की जड़ खुद में है, दूसरों में नहीं। उसे अपने विचार बदलने चाहिए थे, खुद को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए था जैसे वो है, और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की कोशिश करनी चाहिए थी। बहाने ढूंढना बंद करना और जिम्मेदारी दूसरों पर न डालना जरूरी था। उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को याद करना शुरू किया, सबसे पहले उन क्षणों को जो उनकी स्मृति में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से अंकित थे। उसे अपने मृत पिता की याद आई। ईडान उन्हें वैसे ही प्यार करता था जैसे वे थे। दूसरे लोगों से अलग, उसके पिता एक साधारण इंसान थे जो अपनी पत्नी और बच्चों से सच्चा प्यार करते थे। उसने कभी ईडान और उसकी बड़ी बहन पर हाथ नहीं उठाया। ईडान को अच्छी तरह याद है कि उसकी बड़ी बहन अपने पिता से कितना प्यार करती थी और पिता ने उसे कितना बिगाड़ा था। उनके परिवार में सामंजस्य था। ईडान को अपने पिता के, अपनी बड़ी बहन और अपनी बहन, जो उसके पिता की बहुत करीब थी, के प्रति स्नेह से कभी ईर्ष्या नहीं हुई। बस एक पल ने इस सुखद पल को थोड़ा फीका कर दिया। ये वो दौर था जब उनके पिता नौकरी में फंस गए थे और उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी थी। वो लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हार नहीं मानी। और कुछ समय बाद सब कुछ रंग लाया। उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई, इतनी तनख्वाह कि उनके छोटे से परिवार का पूरा खर्च चल सके। इस घटना के कारण उसकी बड़ी बहन उच्च समाज और धनी परिवारों के लोगों को अपना दुश्मन समझने लगी। उसने उसके मन में इन लोगों के प्रति अरुचि पैदा कर दी, समझाते हुए कि यही लोग उसके पिता के दुखों का कारण हैं। ऐसा करके आयरीन अपने छोटे भाई को उसी हश्र से बचाना चाहती थी जो उसके पिता का हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई उच्च समाज के लोगों के साथ संबंध बनाए जो उसकी नज़र में दोगले और स्वार्थी लोग थे। सच तो यह है कि उनके पिता के एक करीबी दोस्त, जो इन्हीं परिवारों में से एक का प्रतिनिधि था, उन्होंने उन्हें धोखा दिया और फंसाया, जिससे उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उस समय आयरीन काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और उसे इस विश्वासघात के सभी परिणामों का एहसास था। हालांकि पिता ने बच्चों को अपनी पीड़ा नहीं दिखाई, लेकिन वो अच्छी तरह समझती थी कि उनके पिता को कितना कष्ट सहना पड़ा था। इसलिए वो उस आदमी और उससे जुड़े हर व्यक्ति से सख्त नफरत करने लगी। धीरे धीरे उसकी नफरत पूरे उच्च समाज में फैल गई। तभी एक आपदा आई। ईडान ने धीरे से कहा, उस दिन को याद करते हुए जिसने न केवल उसका जीवन बल्कि उनकी पूरी दुनिया का जीवन उलट पलट कर दिया। इस आपदा में उनके पिता की मृत्यु सभी के लिए गहरा सदमा थी, लेकिन उनकी माँ के लिए यह सबसे कठिन समय था। ये खबर सुनने के बाद वो इसे स्वीकार नहीं कर सकी और केवल उनकी बड़ी बहन के सहारे ने ही उन्हें इस त्रासदी के बाद के शुरुआती दिनों में जीवित रहने में मदद की। तभी अचानक एक घटना घटी जिसने सभी को नींद में डुबो दिया। ईडान ने उस अजीब दिन को इस तरह याद किया, जब सभी लोग अचानक बेहोश हो गए थे और कुछ लोगों को उत्साहन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। सिरम का प्रवेश और जागरण, ये सामान्य दिन पर घटित हुई एक अजीब घटना की यादें उसे परेशान कर रही थी। उस दिन उन्होंने एक सिरम लिया जिसके बारे में उन्हें बाद में पता चला कि वो जागरण सिरम है। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि सरकार ऐसे सिरम के बारे में कैसे पता लगा सकती है जो लोगों को जागृत करने में मदद करते हैं। एक जागृत व्यक्ति होने के नाते वो जानता था कि केवल जागृत लोग ही व्यवस्था को जागृत कर सकते हैं, लेकिन एक साधारण सिरम लोगों को व्यवस्था से जोड़ने या उसे जागृत करने में कैसे मदद कर सकता है? उसका मन इन सभी रहस्यों को समझने में असमर्थ था। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन जाग गई है। उसकी ईर्ष्या और उसकी मूर्खतापूर्ण बचकानी हरकतें, जब उसने उनके बारे में सोचा तो वो उन्हें भूल जाना चाहता था। हालांकि उसे इसके साथ समझौता करना पड़ा, क्योंकि ये कार्य उसके स्वयं का अभिन्न अंग थे, एक मूल्यवान सबक जो उसे सीखना था ताकि वो उन्हें बार बार न दोहराए। उसे उस आपदा के बाद का पहला साल तुरंत याद आ गया। उसे अपनी सबसे मूर्खतापूर्ण हरकतें याद आ गईं जिनके लिए उसकी बड़ी बहन ने उसे पीटा था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी माँ को निराश किया था। जब वो उस मोमेंट पर पहुंचा जब उसका सामना एरेबल से हुआ और उसने सिस्टम को जगाया, तो बाकी सब कुछ उसे एक अस्वस्थ और संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति का सपना लग रहा था।
सिस्टम के काम पागलपन भरे लग रहे थे और उसके द्वारा किए गए सभी काम मूर्खतापूर्ण लग रहे थे। हालांकि इन सब के परिणाम स्वरूप वो इस दुनिया में खुद को एक श्रेष्ठ परिवार के वंशज एरेबल के साथ पाता था, जिनके साथ उसकी बड़ी बहन आयरीन ने उसे नफरत करने के लिए प्रेरित किया था। इस अद्भुत दुनिया में आगे की घटनाओं की यादें अभी भी उसके दिमाग में जीवित थी और उनमें वापस लौटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सभी यादें थीं जो उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करती थीं और उन्हें वो बनाती थीं जो वो आज हैं। लेकिन कुछ और भी यादें थीं। स्वर्गारोहण परीक्षण के दौरान उनके अपने ही दूसरे व्यक्तित्व से ग्रहण की गई यादें उन्हें अपना शरीर का ही हिस्सा लगती थी, लेकिन उनका मन और आत्मचेतना इन यादों को, और ना ही उन यादों को जो उनके जीवन का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं, स्वीकार करती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। वे उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते थे, बल्कि इस दुनिया को स्वीकार करना चाहते थे जिसमें वो रहते थे। ये यादें इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस पर विश्वास नहीं करती थी। ये यादें ही हैं जो उन्हें अपने वंश पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने से रोकती हैं और उनकी भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालती हैं। हर बार जब वो अपने अल्फा फायर वंश तक पहुंचते हैं, ये यादें उनके साथ जुड़ जाती हैं और उनमें मौजूद सभी भावनाएं एक लहर की तरह उनके दिमाग में भर जाती हैं और उन्हें उत्तेजित करती हैं। इस बार वो पूरी तरह अपने मन में डूब गया, ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि मुकदमे के दौरान उसके दूसरे रूप के साथ क्या हुआ था। वो तीव्र भावनाओं के कारणों को समझना चाहता था और उन्हें शांत करने का कोई रास्ता ढूंढना चाहता था। ईडान को एहसास हुआ कि उसके वंश पर पूर्ण नियंत्रण की कुंजी इन यादों में है। उन्हें फिर से जीते हुए ईडान को आखिरकार वो धागा मिल गया जो उसे इस चाबी तक ले गया, और जैसा कि उसे शक था, यही धागा उसे उसके और एरेबल के गृहलोक तक ले गया। ईडान ने धीरे से आह भरी। उसे एहसास हुआ कि अपने वतन लौटकर ही वो अपने वंश पर पूर्ण नियंत्रण रख सकेगा, और कोई रास्ता नहीं। अब समय आ गया है, चलो चलें, अलुइस ने समूह को संबोधित करते हुए कहा। निषिद्ध क्षेत्र में दूसरी रात, इस बार उसकी मध्य परत में आश्चर्यजनक रूप से शांतिपूर्ण थी। सूरज क्षितिज से ऊपर उठ चुका था और रात की ठंडी हवा धीरे धीरे कम हो रही थी। इस तथ्य के कारण कि जानवरों ने उन्हें रात में परेशान नहीं किया, पूरे समूह को अच्छी तरह से आराम मिला और उनकी ताकत वापस आ गई। उन्होंने बिना समय गवाए जल्दी से नाश्ता किया, अपने तंबू समेटे और मध्य परत की गहराई में पहुंच गए। आज उनका लक्ष्य मध्य परत तक पहुंचना है। पूरा समूह फिर से जानवरों की एक लहर का सामना करने के लिए तैयार था, और निषिद्ध क्षेत्र ने उन्हें अधिक देर तक इंतजार नहीं कराया। जिस स्थान पर उन्होंने रात बिताई थी, वहां से कुछ दूर जाने से पहले ही उनका सामना जानवरों की एक ऐसी लहर से हुआ जो कल की पिछली लहर से कहीं अधिक थी। अलुइस आगे बढ़ा और कल की तरह ज्यादातर विरोधियों से तेजी से निपट लिया। उसने प्लैटिनम रैंक वाले जानवरों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और बाकी को बाकी ग्रुप के लिए छोड़ दिया। इसकी बदौलत उन्हें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ा। लहर से जल्दी निपटने और गोल्डन रैंक से ऊपर के जानवरों के कुछ हिस्से इकट्ठा करने के बाद समूह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। वे जानवरों की अगली लहरों के बीच जितना हो सके उतना क्षेत्र घेरने की कोशिश में शवों को काटने और संसाधन निकालने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। हालांकि कुछ अप्रत्याशित हुआ। अपेक्षित लहर कभी नहीं आई। यही एकमात्र बात नहीं थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। जब से वे मध्य स्तर पर आए थे, उन्हें एक भी हमशक्ल नहीं मिला था। सामान्य परिस्थितियों में ये असंभव होता। उन्हें कम से कम एक का तो सामना करना ही चाहिए था, लेकिन इसके बजाय कल की लहरों सहित उन्हें भारी संख्या में जानवरों का सामना करना पड़ा। उनकी संख्या पहले ही सभी कल्पनीय सीमाओं को पार कर चुकी है। समूह में केवल 6 लोग थे, और यद्यपि उनमें एक डायमंड रैंक का लड़ाकू भी था, फिर भी उनका अभी तक इस स्तर के किसी प्रतिद्वंदी से सामना नहीं हुआ था। सभी को यकीन था कि सेंट्रल जोन में उन्हें डायमंड रैंक के प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा डर किसी परफेक्ट डॉपलगैंगर से मिलने का था। परिस्थिति के रहस्य और विचित्रता से कुछ तनाव महसूस करते हुए समूह केंद्रीय परत की ओर बढ़ता रहा। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उन्हें अज्ञात का डर उतना ही बढ़ता गया। वे अपनी अपेक्षा से बहुत कहीं तेजी से केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। चलते चलते अराबिल ने सुबह से ही ईदान के अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया। वह शांत और स्थिर था, यहाँ तक कि लड़ाई के दौरान उसकी हरकतें भी पहले से थोड़ी अलग थीं। इससे उसे चिंता होने लगी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। उसे ये भी लगा कि कहीं उसकी जगह कोई हमशक्ल तो नहीं रख दिया गया।
ये पक्का करने के लिए कि वह असली ईदान ही है, उसने एक मानसिक संपर्क का इस्तेमाल किया जो सिर्फ वे दोनों ही कर सकते थे। क्या तुम ठीक हो? उसने चिंतित होकर पूछा। ईदान अराबिल के अचानक प्रश्न से थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसकी ओर देखने लगा। मैं ठीक हूँ, उसने उसकी आंखों में चिंता देखकर तुरंत जवाब दिया। जब उसने अपने मन में ईदान की आवाज़ सुनी तो उसे राहत महसूस हुई कि यह उसका हमशक्ल नहीं था। ईदान सुबह से ही बहुत सी बातों को लेकर चिंतित था। पहले तो वह इस बात से परेशान था कि वह निकट भविष्य में अपने वंश को व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, रात में ड्यूटी पर रहते हुए उसने देखा कि पागलपन की ऊर्जा जो पहले उसके शरीर में घुसकर उसे भर रही थी, अब रुक गई थी। उसका शरीर अब उस ऊर्जा पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। ये खोज ईदान के लिए एक संकेत था कि उसका शरीर पहले से ही पूरी तरह से तृप्त हो चुका था और वह उस क्षण एक पूरी तरह से चार्ज्ड बम जैसा लग रहा था जो बस एक चिंगारी के फटने का इंतजार कर रहा था। वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, उल्टे वह परेशान था। उस क्षण से उसे अपनी सारी ऊर्जा बाहर निकालने की धीरे धीरे बढ़ती इच्छा होने लगी थी। अब यह सहनीय था और उसे परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह जितना खुद को रोकेगा उसके लिए उतना ही बुरा होगा। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता था और सब कुछ बिगड़ सकता था। वह अभी भी अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से काबू नहीं रख पा रहा था, और अगर कुछ ऐसा हुआ जिससे वह घबरा गया और वह खुद को रोक नहीं पाया तो इसका अंत बहुत बुरा हो सकता था। अराबिल द्वारा उत्सुकता से उसका हालचाल पूछने से पहले ईदान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे पागलपन की ऊर्जा के बारे में अपनी चिंताएं बतानी चाहिए या नहीं। हालांकि जब उसने अराबिल का प्रश्न सुना तो उसने कम से कम आंशिक रूप से अपनी भावनाएं उसके साथ साझा करने का फैसला किया। ईदान को यह एहसास नहीं था कि उसे कुछ हद तक सहायता की आवश्यकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि समूह में अराबिल ही एकमात्र व्यक्ति था जो ईदान को अन्य लोगों से बेहतर जानता था और उसके करीब था। पिछले 2 महीनों में उनके रिश्ते में थोड़ा सुधार तो हुआ है, लेकिन वह किसी नए स्तर पर नहीं पहुंचा। इन सभी समस्याओं की वजह से उनके पास रिश्ते के लिए समय ही नहीं था। ईदान वास्तव में चाहता है कि ये सभी समस्याएं दूर हो जाएं ताकि वो अनावश्यक चिंताओं के बिना अधिक आरामदायक वातावरण में अराबिल के साथ रह सके। उन्हें पता था कि निकट भविष्य में ऐसा होने की संभावना नहीं है। जब अराबिल ने ईदान के पागलपन की ऊर्जा के बारे में चिंताओं के बारे में सुना तो वह उसके बारे में चिंतित हो गई। हालांकि अपनी चिंताओं के बावजूद वह नहीं जानती थी कि मदद कैसे की जाए। सिस्टम ने पहले ही साफ कर दिया था कि ईदान ठीक रहेगी, वे सिर्फ उस पर भरोसा कर सकते थे। ईदान को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता थी। जैसा कि उन्होंने सोचा था, समूह बहुत जल्दी केंद्रीय परत की सीमा तक पहुंच गया। उन्हें तब तक पता ही नहीं चला कि वे सीमा पार कर चुके हैं जब तक कि अराबिल को सिएरा से संदेश न मिला। हालांकि अब ईदान अपने शरीर में पागलपन की ऊर्जा का प्रवाह महसूस नहीं कर पा रहा था, फिर भी वह अपने चारों तरफ की ऊर्जा के घनत्व को महसूस कर सकता था। जब वे केंद्रीय परत में पहुंचे तो ऊर्जा घनत्व में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, जैसा कि तब हुआ जब वे बाहरी परत को पार करके मध्य परत में पहुंचे। छोटी बहन, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती। मध्य परत में तुम अकेली हो। मैं मध्य परत में तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें शुभकामनाएं। सीमा पार करते हुए अराबिल को सिएरा का यह कहते सुनाई दिया। हम केंद्रीय परत में प्रवेश कर चुके हैं, ईदान ने अचानक अपने बयान से सबको आश्चर्यचकित करते हुए कहा। निमो और यूलिया को तुरंत समझ आ गया कि उसे यह बात कैसे पता चली, जबकि अलुएस और उसका शिष्य नहीं समझ पाए कि उसने यह अनुमान कैसे लगाया। इन 2.5 दिनों में समूह के सभी सदस्य एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करने लगे थे। इसलिए उन्होंने तुरंत ईदान की बातों पर विश्वास कर लिया और ज्यादा सतर्क और सचेत हो गए। वे उस क्षेत्र में आ गए जिसे सबसे खतरनाक स्थान माना जाता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ हर चीज का सामना करने का निर्णय लेने के बाद समूह मंदिर की खोज में केंद्रीय परत की गहराई में आगे बढ़ा। दंपति ने फिर उस अनोखे जानवर का मुद्दा उठाया। वे सही जगह पहुंच गए थे। अब सवाल यह था कि इस जीव को कैसे ढूंढा जाए, यह किस तरह का जीव है और निमो को इसे वश में करने में कैसे मदद की जाए। सिएरा समूह को केंद्रीय परत तक ले जाने के बाद कुछ देर तक वहीं रुकी। दूसरों की तरह उसने भी निषिद्ध क्षेत्र की विचित्रता देखी। वो सोच रही थी कि केंद्र में स्थित इस दुनिया का मन उनके लिए क्या क्या आश्चर्य लेकर आया है। वो बिना पकड़े गए उनके साथ नहीं जा सकती थी, इसलिए वो बस उन्हें शुभकामनाएं दे सकती थी। अगले कुछ दिनों में जब तक कोई गंभीर घटना ना घट जाए, वो समूह से नहीं मिल पाएगी। और तो और उसे नहीं लगता था कि समूह उसी रास्ते से लौटेगा।
उसे इस निषिद्ध क्षेत्र में एकत्रित होने वाले अन्य बाहरी लोगों और स्थानीय आबादी के निशान खोजने की जरूरत थी ताकि वो अपने वादे को पूरा करने के लिए तैयार हो सके। निर्णय लेने के बाद सियरा ने मुड़कर अपने तीनों जोड़ी पंख फैला दिए और मध्य परत के साथ बाहरी परत की सीमा की ओर बढ़ गई। उनके अनुमान के अनुसार यहीं पर उनके लौटने के बाद समूह पर घात लगाकर हमला किया जाएगा। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि संभवतः निषिद्ध क्षेत्र के सभी डोपलगैंगर इस सीमा पर एकत्रित थे ताकि जब अरबेल और ईदान का समूह वापस लौटे तो उन्हें रोका जा सके। निषिद्ध क्षेत्र स्थापित नियमों के अनुसार कार्य कर सकता था और तथाकथित परीक्षार्थियों, जो कि अरबेल और ईदान का समूह था, के विरुद्ध सीमित संख्या में अपने हमशक्लों को भेज सकता था। सियरा ने अनुमान लगाया कि लिम्बो का दिमाग अपने प्यादों को समय से पहले खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने समूह को वापस लौटने से रोकने के लिए उन सभी को एक जगह इकट्ठा करने का फैसला किया। डुप्लीकेट जानवरों के बजाय उसने समूह की प्रगति को कुछ देर के लिए रोकने के लिए सभी उपलब्ध जानवरों को भेज दिया। सिस्टम, हम आखिरकार निर्धारित स्थान पर पहुंच गए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें किस तरह का जानवर वश में करना है और उसे कैसे ढूंढना है? एरबेल ने पूछा। उसे उम्मीद थी कि सिस्टम से काम पूरा करने के लिए संकेत मिल जाएंगे। होस्ट, आपको इस समय इस जानवर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस क्षेत्र में जीवित रहने की कोशिश करनी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। कोई संकेत देने के बजाय उनके सिस्टम ने उन्हें केंद्रीय परत के खतरों की फिर से याद दिला दी और उन्हें जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। यद्यपि दंपति इस प्रतिक्रिया से नाखुश थे, फिर भी उन्होंने कोई गाली गलौज नहीं की। उनका सिस्टम थोड़ा भटका हुआ था, लेकिन ये तथ्य कि उसने उन्हें जीवित रहने की कोशिश करने की सलाह दी थी चिंताजनक था। उन्होंने सिस्टम के शब्दों पर भरोसा किया और अनोखे जानवर के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। इसकी बजाय उन्होंने पर्यावरण और उनके आसपास क्या हो रहा था इस पर ध्यान दिया। सिस्टम की सलाह के अनुसार उन्होंने मामले पर भरोसा करने और कुछ और समय तक इंतजार करने का निर्णय लिया। जंगल के मध्य भाग में हवा भारी और दमनकारी थी। हर कदम के साथ आसपास का माहौल बदलता गया। पेड़ ऊंचे होते गए और वनस्पति घनी होती गई। हालांकि समूह को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से हो रही थी कि प्रचुर मात्रा में पेड़ पौधे होने के बावजूद चारों तरफ एक मौत जैसा सन्नाटा था। उन्हें बस अपने ही कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, सांस की आवाज और पैरों के तले पत्तों की सरसराहट। इससे उन पर असहनीय दबाव पैदा हो गया और वो बहुत चिंतित हो गए। इसका सबसे ज्यादा नुकसान ईदान को हुआ। दमनकारी माहौल और पागलपन की ऊर्जा के शक्तिशाली प्रवाह के तहत उसकी इच्छा, जो पहले मुश्किल से ध्यान देने योग्य और सहनीय थी, बहुत तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने इस उमड़ती हुई भावना को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। आश्चर्य की बात यह है कि एक प्राणी को ही इस स्थान पर रहना अच्छा लगा। ये थी इजी, वो आत्मा जिसके साथ नीमो ने अनुबंध किया था। उसे इस जगह पर घर जैसा महसूस हो रहा था। उसकी सभी क्षमताएं लगभग दोगुनी हो गई हैं और खतरों को भांपने की क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उसकी बदौलत समूह बिना किसी प्रतिरोध के तेजी से अंदर की ओर बढ़ गया। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि दुश्मनों, जानवरों और हमशक्लों की अनुपस्थिति इतनी भयानक और परेशान कर देने वाली हो सकती है। अगर उन्हें कोई सामान्य जानवर या उसका हमशक्ल मिल जाता तो वो ज्यादा शांत हो जाते, लेकिन कई घंटों से वो जंगल में भटक रहे थे, जो देखने में तो जीवंत लग रहा था लेकिन असल में खाली था। इन सब बातों ने उनकी योजनाओं में काफी बदलाव ला दिए। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, सभी निर्धारित समय सीमा से आगे। क्या आप कभी अन्य निषिद्ध क्षेत्रों में गए हैं? ईदान ने अंत में चुप्पी तोड़ी और दमनकारी माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए एलोइस से एक प्रश्न पूछा। यद्यपि ईदान और एलोइस कल साथ में ड्यूटी पर थे, लेकिन उन्होंने दूसरों को परेशान ना करने और उन्हें आराम करने का मौका देने के लिए ज्यादा बातचीत नहीं की। ईदान शब्दों को ज्यादा जोर से कहने से बचने के लिए एलोइस के साथ संवाद करने के लिए मानसिक संपर्क का उपयोग कर सकता था, लेकिन उन्होंने और एरबेल ने इससे बचने का और अपनी क्षमता को किसी के सामने प्रकट नहीं करने का निर्णय लिया जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। नहीं, एलोइस ने जवाब दिया और फिर एक पल सोचने के बाद उसने आगे कहा। शुरुआती दिनों में जब मैं इस जगह पर आया था तो मैं थोड़ा भ्रमित था। मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं और मृतकों की दुनिया में हूं। और आप जानते हैं, पहले ही दिन एक छोटे बच्चे ने मुझे धोखा दिया और लूट लिया। ये कहने के बाद वो उस समय को याद करते हुए हंस पड़े। मुझे सब कुछ समझने में थोड़ा समय लगा और फिर मैंने केवल अपने अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित किया। मेरे पास जोखिम उठाने और निषिद्ध क्षेत्रों में जाने का समय या इच्छा नहीं थी, जिन्हें उस समय पहले से ही दुर्गम स्थान माना जाता था। समूह के लिए उनके जीवन के बारे में एक विचार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। उनके लिए और उनके लिए भी ये निषिद्ध क्षेत्रों की, विशेषकर केंद्रीय परत की पहली यात्रा थी। बेशक एलोइस भी उनकी तरह परेशान था और उसे अपने आसपास के वातावरण से दबाव महसूस होने लगा था। जल्दी समूह एक छोटे खुले मैदान में पहुंच गया,
यात्रा में लगभग पूरा दिन लग गया और सूरज क्षितिज की ओर डूबने लगा था, जो कि उनकी यात्रा के तीसरे दिन के अंत का संकेत था। उन्हें उम्मीद थी कि मैदान में एक मंदिर दिखाई देगा, यही उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी। लेकिन मंदिर के बजाय मैदान के बीचों बीच एक छोटी सी जीर्ण शीर्ण लकड़ी की इमारत दिखाई दी। आश्चर्यचकित होकर वे एक दूसरे की ओर देखने लगे और ये जानने की कोशिश करने लगे कि ये क्या हो सकता है, लेकिन सबकी आंखों में बस उलझन थी। किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये कैसी इमारत है। उन्होंने निषिद्ध क्षेत्रों में उन 3 प्रसिद्ध मंदिरों के अलावा किसी और इमारत के बारे में पहले कभी सुना ही नहीं था। शांत होकर और खुद को संभालते हुए वो जीर्ण शीर्ण इमारत की ओर बढ़ गए। इस इमारत को देखकर अरबेल और ईदान को एक अजीब सा एहसास हुआ। उनकी अंतःप्रेरणा ने उन्हें बताया कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि कुछ और है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या है। सिस्टम, ये क्या है? मुझे ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? ईदान ने पूछा, इस तथ्य के बावजूद कि सिस्टम हमेशा उनसे इससे स्वतंत्र रहने का आग्रह करता था। होस्ट, कोई इमारत नहीं है, ये एक जीवित चीज है जो इमारत होने का दिखावा कर रही है, और आपके परीक्षण का उद्देश्य इसी इमारत के अंदर है। सिस्टम की आवाज ने जवाब दिया। ये सुनकर ईदान, जो समूह के पीछे चल रहा था, आश्चर्य से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अरबेल वहीं रुक गई और अपनी आंखें चौड़ी करके इमारत को घूरने लगी। राक्षस घर, उसने मन ही मन कहा। जब उसने सुना कि वो इमारत एक जीवित चीज है तो उसे याद आया कि उसने एक बार एक कार्टून का एक अंश देखा था जिसमें किशोर एक राक्षस घर से लड़ रहे थे। कार्टून का ये अंश उसके स्मृति में साफ तौर पर अंकित था। दूसरों ने उनके अजीब व्यवहार को देखा और रुक गए। क्या हुआ? यूलिया ने उनसे पूछा। अरबेल और ईदान ने एक दूसरे की ओर सलाह के लिए देखा कि उन्हें जो कुछ सुना था उसे बताना चाहिए या नहीं। उन्होंने इस जानकारी को किसी भी तरह साझा करने का निर्णय लिया, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इमारत के अंदर उनका क्या इंतजार कर रहा है, और वे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी छुपाकर समूह को संकट में नहीं डालना चाहते थे। अरबेल ने नीमो और यूलिया के साथ मानसिक संबंध स्थापित किया और उन्हें सिस्टम से जो कुछ सुना था उसे बताया। नीमो, यूलिया और यहाँ तक कि इजी भी जो कुछ उन्होंने सुना उससे स्तब्ध और भयभीत हो गए। वे अनायासी इमारत से एक कदम पीछे हट गए। यहाँ तक कि इजी भी पता नहीं लगा सकी और पुष्टि नहीं कर सकी कि वो इमारत वास्तव में एक जीवित चीज है, लेकिन उसने बिना किसी सवाल के अरबेल की बातों पर विश्वास कर लिया। क्या हुआ? समूह के अजीब व्यवहार को देखकर हैरान एलोइस ने पूछा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, जीर्ण शीर्ण इमारत का कमजोर दरवाजा चरमराकर खुल गया और एक व्यक्ति बाहर निकला। सबकी नज़र तुरंत उस आकृति पर पड़ी। सन्नाटे की वजह से दरवाजे के खुलने की चरमराहट और कदमों की आहट खुले मैदान में गूंज रही थी। इस आकृति को देखकर सबकी सांसें थम गई थीं। सब लोग इतने स्तब्ध थे कि लगभग आश्चर्य से उछल पड़े। ईदान, अरबेल का समूह खासतौर से इसलिए हैरान था क्योंकि उनके मास्टर उच्च योगी मिलिका इमारत से बाहर आ गए थे। गुरु माता? यूलिया ने थोड़ा संभलते हुए पूछा। नहीं, ये वो नहीं है, एलोइस भी गंभीर भाव से जवाब दिया। ये बिल्कुल हूबहू हमशक्ल है जिसने तुम्हारे मास्टर की हूबहू नकल की है। लेखक से, आहा, आखिरकार मैं 100वें शतक तक पहुंची गया। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं बिना किसी रुकावट की ये दूरी तय कर पाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। उस क्षण से कथानक तेजी से विकसित होने लगता है। गुरुजी? यूलिया ने थोड़ा संभलते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, ये वो नहीं है, एलोएस ने गंभीर भाव से जवाब दिया। ये तो बिल्कुल तुम्हारे मालिक की नकल है। एलोएस की बातें सुनकर सभी लोग बेहद हैरान रह गए। पहले तो उन्होंने आपत्ति जताना चाहा, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि वो सही है। वो परफेक्ट डुप्लीकेटर से मिलने के लिए तैयार थे, लेकिन इस तरह से नहीं। चारों में से कोई भी अपने सामने खड़ी परफेक्ट हमशक्लों और अपने मालिक के बीच फर्क नहीं बता पा रहा था। उसकी मौजूदगी और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर खास मुस्कान भी असली जैसी ही थी। वो इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? सभी जानते थे कि उनका स्वामी शहर का सबसे ताकतवर बाहरी व्यक्ति माना जाता था। एलोएस को भी नहीं लगता था कि वो उस एल्फ के हमशक्ल को हरा पाएगा। उसे पहले ही एहसास हो चुका था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा एलोएस के अनुसार वो एल्फ निश्चित रूप से सर्वोच्च लोक से संबंधित थी, और जाहिर है उसका हमशक्ल भी डायमंड श्रेणी के शिखर पर होना चाहिए। उसे उसकी बात मानने का पहले से ही पछतावा हो रहा था, लेकिन पछतावे का कोई इलाज नहीं होता। वो इस एहसास को इतनी बार महसूस कर चुका था कि अगर कोई इलाज भी हो तो वो उसे ठीक नहीं कर पाएगा। दांत पीसते हुए वो आगे बढ़ा। केवल वही इस हमशक्ल के खिलाफ लड़ सकता था। चले जाओ, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, वो निर्णायक रूप से चिल्लाया और मिलिका के हमशक्ल की ओर बढ़ा ताकि दूसरों को समय मिल सके।
और उन्हें जाने का अवसर मिल सके। बाकी लोग एक दूसरे को देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। सबके पास शक की अपनी अपनी वजहें थीं। लियाम अपने मालिक को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने मालिक के आदेश का विरोध भी नहीं कर सकता था। ईदान और आरिबल ने स्पष्ट रूप से सुना है कि जिस जानवर की उन्हें निमो को वश में करने में मदद की जरूरत है, वो इस अजीब इमारत के अंदर है। यूलिया उलझन में थी, उसका मन उथल-पुथल था। एक तरफ वो एलओएस को छोड़ना नहीं चाहती थी, दूसरी तरफ समूह के सभी सदस्यों में से वो ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि वो उस महिला के बिल्कुल विपरीत व्यक्ति का सामना कर रहे थे, जिसका वो सबसे ज्यादा सम्मान और आदर करती थी। केवल नीमो ने ही एलओएस के पीछे हटने के आदेश को गंभीरता से लिया। वो उसका पीछा करना चाहता था और अपने जूनियर्स को इस जगह से दूर ले जाना चाहता था। ये प्रतिद्वंद्वी ऐसा नहीं था जिससे वे निपट सकें। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने वाला था, उसने अपने मन में इजी की आवाज़ सुनी, जो उसे रुकने के लिए कह रही थी। रुको नीमो रुको, यहाँ कुछ गड़बड़ है। इजी को पता नहीं था, लेकिन जब से वो आकृति इमारत से गई है, उसे अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी हैं, मानो कोई उसे अंदर आने के लिए लगातार बुला रहा हो। आत्मा होने के नाते इजी दूसरों के इरादों के प्रति संवेदनशील थी और तुरंत पहचान लेती थी कि किसके इरादे अच्छे हैं और किसके बुरे। लेकिन जो भी उसे अंदर बुला रहा था, ना तो उसके अच्छे इरादे थे और ना ही बुरे। इससे पहले कि समूह कोई अंतिम निर्णय ले पाता, मिलिका की हमशक्ल ने अपनी बाहें लहराईं और भारी मात्रा में मन छोड़ा। पलक झपकते ही उसने एक बड़ा गुंबद बना दिया, जिसने उस छोटे से खुले मैदान को पूरी तरह से ढक दिया। ये देखकर सब सिहर गए। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि वो हमशक्ल उन्हें भागते हुए नहीं देखना चाहती थी। एलओएस ने केवल निराशा में आह भरी, ये देखकर कि किसी ने भी उसकी पुकार नहीं सुनी और अपनी सीट से भी नहीं हिला। अपनी पीठ से तलवार निकालकर उसने अपनी आभा पूरी तरह से बिखेर दी। ऐसे प्रतिद्वंद्वी के सामने अब उसे पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। उसके आसपास का वातावरण उसकी आभा के दबाव में विकृत और विकृत होने लगा। आभा प्रयोगकर्ता के रूप में ईदान और आरेबल ने डायमंड रैंक की आभा और अपनी छोटी सी ताकत के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया। ये स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। उन्होंने अपनी सांस रोक ली और दोनों दिग्गजों को घूरने लगे। तुम बहादुर आदमी हो, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो यार, उस हमशक्ल ने अपने मालिक की खास मुस्कान के साथ कहा और उसने एलओएस को अपनी ताकत दिखाने के लिए बुलाया। अपने हमशक्ल की आवाज़ सुनकर समूह और भी हैरान रह गया, यहाँ तक कि उनके बोलने का तरीका और आवाज़ भी उनके मालिक से अलग नहीं थी। अब उन्हें सचमुच एहसास हो गया कि हमशक्ल कितने डरावने हो सकते हैं। मास्टर रक्तरेखा के पथ और जादू के पथ का अनुसरण करते हैं, है ना? एरेबल ने दोनों डायमंड रैंक के सैनिकों से अपनी नज़र हटाए बिना यूलिया और नीमो से पूछा। उन सबको अपने बीच का तनाव बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। एलओएस के आभा मंडल के दबाव में मिलिका के हमशक्ल को उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और वो मुस्कुराती हुई अपने प्रतिद्वंद्वी को देखती रही। उसका मुख्य तत्व क्या है? इस बार ईदान ने पूछा। मिलिका के निर्देशन में बिताए पूरे समय में उन्होंने अभी तक उसे अपने जादू का पूरा इस्तेमाल करते नहीं देखा था। हाँ, उसने विभिन्न तत्वों से जुड़े कुछ बुनियादी मंत्रों का इस्तेमाल जरूर किया था, और संयोग से ऐसा लगता था कि उनमें से कईयों के प्रति उसकी गहरी रुचि थी। हालांकि जैसे जैसे ये दंपति इस दुनिया के नियमों को सीखते गए, उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ के अधिकांश प्राणियों का केवल एक ही तत्व के प्रति लगाव हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे अन्य तत्वों से संबंधित मंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। बस इन तत्वों के प्रति उनकी शक्ति और समझ मुख्य तत्व की तुलना में बहुत कम होगी। इसलिए बहुत से लोग अपना समय बचाने और अपने मुख्य तत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अन्य सभी तत्वों पर महारत हासिल करने का प्रयास नहीं करते। बिजली तत्व, यूलिया ने कहा। सबसे बुजुर्ग होने के नाते और सबसे लंबे समय तक उसके मार्गदर्शन में रहने के कारण वो मिलिका की असली शक्ति को देख सकती थी। और जैसे कि ये पहले से ही योजनाबद्ध था, इन शब्दों के तुरंत बाद मिलिका के हमशक्ल के चारों ओर पीली बिजली चमकने लगी। उसी क्षण दोनों डायमंड श्रेणी के लड़ाकू विमान गायब हो गए और एक विशाल शॉकवेव ने अपने रास्ते में सभी को बहा दिया। साथ ही दोनों के बीच टकराव से एक बहरा कर देने वाली आवाज आई। हालांकि ये स्थान छोटा था, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े थे। दो सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की टक्कर के बाद उत्पन्न हुए आघात तरंग ने संपूर्ण स्थान को अपनी चपेट में ले लिया।
आश्चर्यजनक रूप से इस तूफान में जर्जर इमारत डही नहीं, केवल थोड़ी झुक गई। उनकी गति इतनी तेज थी कि ईदान, एरेबल और यहाँ तक कि नीमो भी उनकी गतिविधियों का पता नहीं लगा पा रहे थे। केवल लियाम और यूलिया, जो कि प्लैटिनम रैंक तक पहुंच चुके थे, वे ही उनकी गतिविधियों का बहुमुश्किल पता लगा पा रहे थे। एक के बाद एक उठती हुई प्रचंड तरंगों और शोर ने दूसरों को अपने स्थान से उठने नहीं दिया, मानो उन्हें जमीन से बांध दिया गया हो। ये बहुत डरावना था। ईदान और एरेबल, जो कि पहली बार इस तरह की लड़ाई देख रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। जो कुछ भी हो रहा था उसके दबाव में वे कांप रहे थे। उनके पास केवल सिल्वर रैंक थी, जबकि युद्ध में भाग लेने वाले लोग उनसे 3 रैंक ऊपर थे। टक्कर अचानक हुई और उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गई। एलोएस धड़ाम से जमीन पर गिरा, जिससे उसके शरीर पर एक गहरा गड्ढा बन गया। उसने अपनी तलवार अभी भी कसकर पकड़ी हुई थी। एलोएस उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक बिजली की गड़गड़ाहट और एक पीली चिंगारी ने उसे और भी जोर से जमीन पर दबा दिया। उसी समय मिलिका का हमशक्ल उसके ऊपर प्रकट हुआ और जोर से उसकी छाती पर पैर रख दिया। बस इतना ही। मिलिका के हमशक्ल ने एलोएस को देखते हुए कुछ निराशा से पूछा। ऐसा लग रहा था कि वो इससे ज्यादा की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जब उसे वो परिणाम मिला तो वो निराश हो गई। अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने अपना सिर उठाया और दूसरे लोगों की ओर देखा, जो अभी भी नजदीक लेटे हुए थे। उसकी नज़र पहले नीमो पर पड़ी, फिर उसने ईदान और आरेबल की तरफ देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी हमशक्ल हूँ? क्या आपने कभी सोचा कि शहर में रहने वाला व्यक्ति वास्तव में आपका हमशक्ल हो सकता है, मैं नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि शहर में रहने वाला व्यक्ति वास्तव में आपका हमशक्ल हो सकता है, मैं नहीं? उस हमशक्ल ने अचानक एक ऐसा प्रश्न पूछा जिससे वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यूलालिया सबसे ज्यादा हैरान थी। उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, जो उसने सुना था उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। ये हमशक्ल उससे बेहतर है जिसने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार किया था। बाकी तीनों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने उस हमशक्ल को शक की निगाहों से देखा। निमो की कहानी से उन्हें पता था कि परफेक्ट हमशक्ल चालाक और चालाक होते हैं। चाहे वे उस हमशक्ल को कितनी ही गौर से देखें, वे उसे असली मिलिका से अलग नहीं पहचान पा रहे थे। यदि उन्हें ऐसे जीवों की अस्तित्व के बारे में पता न होता तो वे इस हमशक्ल की बातों पर विश्वास कर लेते और उसे अपना असली स्वामी समझ लेते। मिलिका की हमशक्ल ने समूह की संशयी भरी निगाहों को देखकर ना तो नाराज हुई और ना ही परेशान, बल्कि मैं मुस्कुराती रही। अचानक उसने देखा कि जिस आदमी को उसने जमीन पर दबा रखा था उसमें जान आने लगी थी। फिर उसने अपना पैर हटाया और एक तरफ हट गई। ओलॉइस की हालत बहुत खराब थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी और मिलिका की हमशक्ल को घूरने लगा। वह संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक ही उस हमशक्ल ने हताशा में अपना सिर हिलाया, पीछे मुड़ा और वापस इमारत में चला गया। ठीक है बच्चों, घूरना बंद करो, हमशक्ल ने इमारत में जाते हुए कहा। समूह उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था कि हमशक्ल क्या कह रहा था। उन्होंने आगे कहा, जो कोई भी चाहे वो आकर मेहमानों के साथ खेल सकता है। मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या करने में सक्षम है, खासकर दूसरी दुनिया से आए हमारे 2 मेहमान। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे हमशक्ल उनसे नहीं बल्कि किसी और से बात कर रहा था। तभी जर्जर इमारत अचानक हिली और दरवाज़ा जोर से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद खिड़की का फ्रेम, दीवार से एक तख्ता, एक छोटा सा तेल का दीपक और आखिर में छत से एक चिमनी भी गिर गई। एक एक करके बस। जिसने भी इसे बनाया, हमें इस जगह के नियमों का पालन करना होगा। मिलिका के हमशक्ल ने इमारत के मलबे को देखते हुए कहा। उसके शब्दों के बाद इमारत चरमराई, मानो अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हो। इमारत के 5 हिस्से एक साथ कांपने लगे और फिर एक काले तरल पदार्थ में परिवर्तित होने लगे, जिसने एक गोले का आकार ले लिया और तेजी से घूमने लगा। इसके बाद गोले ने एक नया आकार लेना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड्स में समूह के सामने उसके 5 हूबहू हमशक्ल प्रकट हो गए। जब उन्होंने 5 हमशक्लों को देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी निगाहें इमारत की ओर घुमाई और प्रत्येक के मस्तिष्क में एक भयानक विचार आया, क्या ये पूरी इमारत असंख्य हमशक्लों से बनी है? सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने कभी नहीं सुना कि हमशक्ल निर्जीव वस्तुओं का रूप ले सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये सभी हमशक्ल गूंगे और बोलने वाले नहीं बल्कि परफेक्ट हमशक्ल थे। परफेक्ट डोपलगैंगर्स। ये जानकर कि पूरी इमारत परफेक्ट डोपलगैंगर से बनी है, सभी को आश्चर्य हुआ।
जबकि समूह ने आश्चर्य से इमारत को देखा, उसके हमशक्लों ने दिलचस्पी के साथ उसके नए रूप का अध्ययन किया और नई संभावनाओं का आनंद लिया। समूह ने आश्चर्य से अपने हमशक्लों को देखा और जब उन्होंने देखा कि वो क्या कर रहे हैं तो वे अवाक रह गए। यूलिया और आराबेल के हमशक्लों ने अजीब तरह से व्यवहार किया। उनके शरीर को ऐसे महसूस किया जैसे वे उनके अलग अलग अंगों की कोमलता का आनंद ले रहे हों। देखो देखो, क्या मेरे कान भी मेरे पूर्वजों जैसे ही लंबे हैं? यूलिया के हमशक्ल ने अपने लंबे कानों को पकड़ते हुए कहा। यूलिया के हमशक्ल ने अपने कानों को छूते ही प्रसन्न हो गई। नहीं नहीं, मैं अपने कानों को छू रहा हूँ, यूलिया ने शर्मिंदा होते हुए सोचा। उसकी हमशक्ल कितना अनुचित व्यवहार कर रही थी। पहले तो उसने अनायास ही उसके स्तनों और नितंबों को छुआ और अब वे अपने कानों की ओर बढ़ गई। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि उसने अपने कानों की लंबाई की तुलना मिलिका के कानों से की। यूलिया खुद ऐसी तुलना करने की हिम्मत नहीं करती क्योंकि वे जानती थी कि उच्च कल्पित बौने इसे पसंद नहीं करेंगे। आराबेल को यह जानकर हैरानी हुई कि उसके हमशक्ल ने उसके असली रूप की बजाय उसकी नकल कर ली थी। इससे वे थोड़ी शांत हो गई और उसे अपने हमशक्ल के बेशर्म व्यवहार का एहसास होना बंद हो गया। उफ, भगवान का शुक्र है, ये मास्क तो कमाल का है। वह बहुत खुश थी कि भूत का मास्क उसे ऐसी अजीब स्थिति से बचाने में सक्षम था। जहां तक लड़कों की बात है, उन्होंने भी अपने शरीर को ध्यान से देखा। उनमें से एक, लियम का हमशक्ल, तो अपनी पैंट्स भी नीचे करके अपनी टांगों के बीच जो कुछ था उसे बहुत देर तक घूरता रहा। उसकी निगाहें सोच में डूबी हुई थीं और ये समझ नहीं आ रहा था कि वह उस समय क्या सोच रहा था। क्या बकवास है। लियम अपने हमशक्ल को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। ईदान का हमशक्ल, जो थोड़ा अभ्यस्त हो गया था, अचानक यूलिया के हमशक्ल के पास आ गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसकी हरकतों के जवाब में वह बेशर्मी से कराहने लगी जब उसने उसके स्तनों को पकड़ लिया और छूने लगा। आराबेल की हमशक्ल उत्सुकता से अपने साथी मनुष्यों और उनके व्यवहार को देख रही थी। असली ईदान ने जब देखा कि उसका हमशक्ल कितनी बेशर्मी से व्यवहार कर रहा है, वह क्रोधित हो गया। उसकी भावनाएं उबलने लगीं। लानत है इस हमशक्ल पर, इसमें जरा भी शर्म या ज़मीर नहीं है। नहीं नहीं, यूलिया इतनी शर्मिंदा थी कि वह यह दृश्य देखकर शर्मा गई। आराबेल ने ईदान और यूलिया के हमशक्लों को देखा, फिर उनके असली हमशक्लों को देखा तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। ईदान ने उसकी नज़रें अपने ऊपर गड़ा दीं और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस नज़र ने उसके गुस्से और भावनाओं को, जो भी उबलनी शुरू हुई थीं, तुरंत ठंडा कर दिया। पांचों में से सिर्फ निमो का हमशक्ल ही चुपचाप खड़ा उसके शरीर को देख रहा था। फिर उसने अपनी नज़रें अपने साथियों की ओर घुमाई और उनकी हरकतों को दिलचस्पी से देखा। अपनी जिज्ञासा शांत करने के बाद निमो के हमशक्ल ने अपना मुखौटा उतारना चाहा, जो उसने बिल्कुल असली निमो जैसा पहना था। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, असली निमो उसके बगल में प्रकट हो गया, जिसके हाथ में एक तलवार और एक ढाल थी, दोनों ही जादुई थीं। अपने हमशक्ल को कोई मौका न देते हुए उसने उस पर तलवार चला दी तथा उसे अपना मुखौटा उतारने का मौका भी नहीं दिया। हमशक्ल को अचानक से पकड़ लिया गया और उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। उसका सिर उसके कंधों से उड़कर जमीन पर लुढ़क गया। हर कोई हमशक्ल समूह और यहाँ तक कि मिलिका का हमशक्ल भी, जो कुछ हुआ था उससे स्तब्ध रह गया। अचानक सन्नाटा छा गया। बेचारे निमो के हमशक्ल को होश में आने का समय भी नहीं मिला क्योंकि उसका सिर काट दिया गया था। इस सब का अपराधी चुपचाप खड़ा अपने हमशक्ल की लाश को घूल रहा था। तभी निमो ने एक संतुष्ट आह भरी। डॉपलगैंगर का शरीर, जो कि आकर्षण का केंद्र था, धीरे धीरे काले कीचड़ में बदल गया, जो इमारत की ओर बहता हुआ एक खिड़की के फ्रेम का आकार ले लिया। मिलिका के हमशक्ल ने आह भरी। खेलना बंद करो, काम पर जाने का समय हो गया है, उसने गंभीरता से कहा। उसका आदेश सुनकर वो हमशक्ल, जो पहले शरारती बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे थे, तुरंत गंभीर हो गए और अपनी नजरें असली बच्चों पर घुमा ली। निमो दूसरों की सहायता के लिए आने ही वाला था कि अचानक उसे मिलिका के हमशक्ल से एक संदेश प्राप्त हुआ। उसने कहा, हस्तक्षेप मत करो। वो पलटा और देखा कि वो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही है। उन्होंने कहा, ये उनकी परीक्षा है, आपका समय पहले ही बीत चुका है। निमो ने दूसरों की तरफ देखा और पाया कि वे अपने विरोधियों पर कैसे ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मिलिका के हमशक्ल की सलाह मानते हुए उसने अपनी तलवार और ढाल रख दी। अलोयस को भी होश आ गया था और उसे भी यही सलाह मिली थी। जब समूह को अपने हमशक्लों का सामना करना पड़ा तो वो बीच में आना चाहता था। हालांकि उस हमशक्ल की बातों ने उसे रोक दिया और उसे उसकी बात माननी पड़ी। वो उसके सामने कुछ भी नहीं था और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी होती तो शायद जिंदा नहीं बचता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हमशक्ल ने उसे क्यों छोड़ दिया।
ये देखते हुए कि वे एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनके हमशक्ले मूल लोगों के साथ एक द्वंद्व युद्ध में शामिल होने का इरादा रखते थे, ईदान और एरेबेल ने दाईं ओर जाने का फैसला किया और यूलिया और लियाम ने बाईं ओर। इस पूरे समय मिलिका के हमशक्ल ने नेमो से अपनी नजरें नहीं हटाईं, मानो वो उसकी आत्मा में प्रवेश करने और सभी रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रही हो। वो उस ताकत से आश्चर्यचकित थी जो उसने अप्रत्याशित रूप से एक ही झटके में अपने हमशक्ल से छुटकारा पाकर दिखाई थी। मिलिका के हमशक्ल को समझ आ गया था कि उसने जो शक्ति अभी दिखाई थी वो उसके हमशक्ल की शक्ति से परे थी। यही वजह थी कि हमशक्ल को प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं मिला। यही है, मिलिका के हमशक्ल ने कहा। उसे कुछ आश्चर्यजनक बात का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान चमक उठी। नीमो के बारे में अपनी जिज्ञासा शांत करने के बाद उसने आखिरकार बाकी 4 पर ध्यान दिया। वे सभी अपने हमशक्लों से पहले ही युद्ध में उलझ गए थे। उसने तुरंत देखा कि एल्फ और तलवार वाले आदमी को कड़ी टक्कर मिल रही थी और ये स्पष्ट नहीं था कि कौन जीतेगा, हमशक्ल या वे खुद। नेमो और बाकी 2 जिनमें उसने शुरू से ही दिलचस्पी दिखाई थी की तुलना में ये दोनों उसे बहुत साधारण लगे। उनमें कुछ भी खास नहीं था। उसने जल्दी ही उनमें रुचि खो दी और उनका टकराव देखना बंद कर दिया। उसे उस एल्फ से कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन वे पूरी नहीं हुईं। वो एल्फ बिल्कुल उससे अलग निकला जिसकी उसने कभी नकल की थी। इससे वो थोड़ी परेशान हुई। फिर उसने अपना ध्यान एक और लक्ष्य की ओर लगाया जिसमें वो रुचि रखती थी। वो था छोटे काले बालों वाली एक लड़की। उसे ये समझने में एक पल लगा कि लड़की का रूप एक छद्म रूप है, लेकिन भूत का मुकोटा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो एरेबेल के असली रूप को पूरी तरह से नहीं छिपा सका। मिलिका की हमशक्लें इस खोज से हैरान रह गई। वो बारी बारी से असली एरेबेल और उसकी प्रतिकृति को देखती रही, और ये तथ्य कि उसके पास एक ऐसी कलाकृति थी जो दोनों हमशक्लों की नकल करने की क्षमता को भी मात दे देती है, उसे हैरान किए बिना नहीं रह सका। ये जानकर कि कलाकृति केवल उपयोगकर्ता के रूप और उपस्थिति को छिपाती है, उसे राहत मिली। अगर कलाकृति शक्ति और पद को भी छिपा सकती तो ये उसकी जाति के लिए गंभीर समस्या होती। आखिरकार उनकी मुख्य क्षमता न केवल उनके रूप बल्कि उनके पद और साथ ही अपने लक्ष्य की कुछ क्षमताओं की नकल करना है। उसने एरेबेल की अपने हमशक्ल के साथ लड़ाई को सच्ची दिलचस्पी से देखा। शुरू में मुकाबला काफी कड़ा और बराबरी का था। किसी भी प्रतियोगी को स्पष्ट बढ़त हासिल नहीं थी। कई हमलों के बाद एरेबेल को मोटे तौर पर अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का एहसास हो गया और पता चला कि उसने उससे कौन से कौशल की नकल की है। डॉपलगैंगर तलवार के रास्ते शैली से तत्वों और तलवारबाजी के साथ अपनी निकटता को दोहराने में सक्षम थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वो अपनी चंद्र तलवार शैली तकनीक को फिर से नहीं बना सकी। इसके बजाय वो डॉपलगैंगर आभा का तो प्रयोग कर सकती थी, लेकिन उसे तत्वों के साथ संयोजित करके इस तलवार शैली के कौशल का प्रयोग नहीं कर सकती थी। आखिरकार सिस्टम जो प्रदान करता है वो अविश्वसनीय है, एरेबेल ने खुद की प्रशंसा की। उससे कुछ दूरी पर ईदान अपने हमशक्ल से लड़ रहा था। वो बीच बीच में उस पर ध्यान दे रही थी, और उस समय जब ईदान अपने हमशक्ल से कुछ दूरी पर था, उसने तुरंत एक मानसिक कड़ी के माध्यम से वो आदेश प्रशेरित किया जो उन्होंने पहले विकसित किया था। ईदान, इसे शेयर करो। एरेबेल की बातें सुनकर ईदान अपने हमशक्ल से अलग हो गया और उसने तुरंत अपना पहला अनोखा कौशल एक्टिवेट कर दिया। उसने तुरंत अपने मुख्य आंकड़ों का 50% उसके साथ साझा कर दिया। एरेबेल ने अपने अलावा ईदान के 50% आंकड़ों को प्राप्त करने के बाद बिना समय गंवाए अपने हमशक्ल पर आक्रमण कर दिया तथा अचानक शक्ति में वृद्धि करके उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी ताकत पहले ही सिल्वर रैंक की सीमाओं को पार कर चुकी थी। कोई मौका ना गंवाते हुए उसने अपने हमशक्ल पर ताबड़तोड़ आक्रमण शुरू कर दिए। ऐसे आक्रमण के सामने उसके हमशक्ल के पास कोई मौका नहीं था। उसने कितनी भी कोशिश की, वो प्रतिरोध नहीं कर सकी। कुछ बारों के बाद उसका शरीर काले कीचड़ में बदल गया और इमारत की ओर बहता जाने लगा। अपने हमशक्ल से निपटने के बाद एरेबेल ये नहीं भूली कि उनके अनोखे हुनर में एक बड़ी खामी है। इसका इस्तेमाल करने पर उनमें से एक मजबूत हो जाता है और दूसरा कमजोर। उसने तुरंत हुनर का असर खत्म कर दिया और इसके विपरीत उसका इस्तेमाल किया, जिससे उसके 50% आंकड़े ईदान के साथ बांट दिए गए। वो देख सकती थी कि वो अभी भी दूरी बनाए हुए थी तथा इस कौशल के कारण उत्पन्न अपनी कमजोरी को उजागर नहीं करना चाहती थी। जब उसने महसूस किया कि उसके आंकड़े बहाल हो रहे हैं और फिर महसूस किया कि उनमें अतिरिक्त आंकड़े जुड़ रहे हैं, तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि एरेबेल पहले ही उससे निपट चुकी है और उसने अपनी शक्तियां उसके साथ साझा कर ली हैं। जल्दी ही कुछ सेकंड में ईदान का हमशक्ल एक काले कीचड़ में बदल गया जो इमारत की ओर बहता जाने लगा।
इस पूरे समय मिलिका का हमशक्ल उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था और जिस समय उन दोनों ने अपने अनोखे कौशल का इस्तेमाल किया वो उसके ध्यान से नहीं बच सका। मिलिका का हमशक्ल सुखद आश्चर्यचकित था। उसकी आंखों में गुस्से या नाराजगी की कोई छाया नहीं थी, बल्कि जब वो उन्हें देख रही थी तो सिर्फ सच्ची खुशी थी। उसने महसूस किया कि इस जोड़े में निमो की तरह एक विशेष क्षमता है जिसे डॉपलगैंगर नकल नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, उन्होंने उनकी क्षमताओं की प्रशंसा करते हुए कहा।